जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत तक का इतिहास पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक। अब हम उसी दिल्ली सल्तनत में जब हम मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक वंश तक पहुंचे थे तो मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल से दिल्ली सल्तनत का विघटन स्टार्ट होता है। यानी कि कुछ छोटे छोटे राज्य उभरते हैं। ठीक। जिसको प्रांतीय राजवंश हम लोग कहते हैं। तुगलक काल से दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक। उसी डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में कुछ नए प्रांतीय राजवंश और कुछ पुराने जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर उभरते हैं। तो उन्हीं प्रांतीय राजवंशों की हम रूपरेखा पढ़ेंगे। आउटलाइन के किनको पढ़ना आपको दिखेगा कि दिल्ली सल्तनत और उसके आगे काल में कितने प्रांतीय राजवंश का उदय हुआ। उत्तर भारत में कौन थे, दक्षिण भारत में कौन थे, क्या था, कैसे कैसे था, उन सारे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। और इसी प्रांतीय राजवंशों पढ़ने के क्रम में ही न उसी के आगे प्रांतीय राजवंश और उसी के आगे भक्ति सूफी आंदोलन। ये तो दो चैप्टर हम सभी मिलकर पढ़ेंगे। क्या क्या? प्रांतीय राजवंशों का उदय, एक एक प्रांतीय राजवंश के बारे में। ठीक। और फिर उसके बाद हम भक्ति आंदोलन, इसके बाद सूफी आंदोलन, फिर इसके बाद हम घुसेंगे किसमें? मुगल पीरियड में। ठीक है। जिसमें से भक्ति आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है। क्रांति राजवंश भी महत्वपूर्ण है लेकिन भक्ति आंदोलन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं पहले क्रांति राजवंश के बारे में कैसे क्या हुआ। अभी इसको आप नहीं देखेंगे। ठीक। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। जैसे मैंने आपको एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई, थोड़ा वहां से कनेक्ट करके समझते हैं तब आपको अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि मौर्य पीरियड में मौर्य पीरियड में क्या हुआ था? सेंट्रलाइजेशन हुआ था। मैंने पूरा केंद्रीकृत शासन था। ये मैंने आपको बताया था मौर्य पीरियड में। ठीक। फिर इसके आगे आप जाएंगे पोस्ट मौर्य पीरियड में। यानी पोस्ट मौर्य पीरियड मतलब मौर्योत्तर काल। मौर्य पीरियड मतलब मौर्य काल। तो मौर्य काल में एक केंद्रीकृत शासन था। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, आप जाके एंशिएंट हिस्ट्री में देखिएगा। अच्छा, पोस्ट मौर्य पीरियड में विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है। ठीक। और विदेशी आक्रमण होते हैं जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण। ठीक। फिर इसके आगे आप जाएंगे तो गुप्ता पीरियड आएगा तो उसमें क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन होगा। गुप्ता पीरियड में क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन होगा। फिर आगे जाएंगे आप पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। यानी कि फिर हुणों का आक्रमण होगा और इसका डिसेंट्रलाइजेशन होगा। फिर आगे की कहानी। तो आप देखिए कि मतलब एक बार सेंट्रलाइजेशन फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे करके हो रहा है। ठीक। तो ठीक ठीक इसी प्रकार हम दिल्ली सल्तनत को भी समझते हैं कि इन प्रांतीय राजवंशों का आखिर उदय ही कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था टी के टी एस एल प्रांतीय राजवंश। दिल्ली सल्तनत के कुल 5 राजवंश थे। ठीक। अब कैसे इन प्रांतीय राजवंशों का कैसे उदय हो रहा है देखिए। धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकृत हो रहा है, केंद्रीकृत हो रहा है। ठीक। यानी कि तुगलक काल तक दिल्ली सल्तनत का केंद्रीकरण होता है। साफ सुथरी बात जानिए। तुगलक काल तक दिल्ली सल्तनत का सेंट्रलाइजेशन होता है या केंद्रीकरण होता है। फिर तुगलक काल में ही मोहम्मद बिन तुगलक से छोटे छोटे प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है और कुछ नए प्रांतीय राजवंश भी आते हैं। दो चीजें होती हैं। एक कुछ पुराने प्रांतीय राजवंश जो पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और एक कुछ नए प्रांतीय राजवंश उभरते हैं। ठीक।
तुगलक काल तक। तो यहाँ से फिर दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी कि विघटन होता है। यानी कि तुगलक काल से ही दिल्ली सल्तनत का क्या होता है, विघटन होता है। तो दिल्ली सल्तनत वो उसके आगे छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। दिल्ली सल्तनत से ही दिल्ली सल्तनत में तुगलक काल से ही दिल्ली सल्तनत छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगता है। उसी में से छोटे राज्यों में से कुछ प्रांतीय राजवंश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं, कुछ नए उभरते हैं। ठीक, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। यानी कि अब आप देखिए तुगलक काल से ही दिल्ली सल्तनत का क्या होने लगा, डिसइंटीग्रेशन, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम समय में तमाम प्रांतीय राजवंश का उदय हो रहा है। ठीक, कुछ राज्यों ने अपनी प्रांतीय स्वायत्तता घोषित कर दी और कुछ राज्य जो है नए प्रांतीय राजवंश उभर के आए। ठीक है, तो अब आपकी ये चीज थोड़ा सा समझ में आई होगी कि मैं क्या ये बता रहा था। ठीक, अब आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। अच्छा, प्रांतीय राजवंशों का उदय होता है तो कुछ उत्तर भारत में प्रांतीय राजवंश आते हैं, कुछ दक्षिण भारत में प्रांतीय राजवंश आते हैं। उत्तर भारत को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, हिंदू राज्य, मुस्लिम राज्य। दक्षिण भारत को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, हिंदू राज्य, मुस्लिम राज्य। ठीक, ऐसे बांट के पढ़ेंगे। तो ये आप चीजों को दिखेगा तब क्या क्या पढ़ना है। ठीक, अच्छा, जब ये हम प्रांतीय राजवंश पढ़ लेंगे तो फिर आगे कौन सा आंदोलन आएगा, भक्ति आंदोलन, इसी के क्रम में फिर सूफी आंदोलन, फिर इसके बाद हम जाएंगे मुगल काल में। ठीक, तो आइए थोड़ा सा जो मैंने इस पे बोर्ड पे लिखा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। प्रांतीय राजवंश, ठीक, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यानी कि प्रांतीय राजवंशों को हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अच्छा, उत्तर भारत में भी हम दो, एक तो मुस्लिम राज्य, एक हिंदू राज्य। अच्छा, मुस्लिम राज्य में कौन, जौनपुर, कश्मीर, मालवा, गुजरात, बंगाल, ये सारे उत्तर भारत में है और उसमें भी मुस्लिम राज्य है। एक एक के बारे में पढ़ेंगे, पहले जौनपुर, फिर कश्मीर, फिर मालवा, फिर गुजरात, माने इन सब में सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जौनपुर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जौनपुर का पूरा इतिहास ही पढ़ेंगे कि जौनपुर का उदय कैसे होता है, किस किस चीज का निर्माण होता है, किसके समय सर की डायनेस्टी कब आती है, ये सारी चीजें हम जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे। फिर जैसे कश्मीर, तो कश्मीर में जैनुल आबादीन मैंने आपको बताया था, कश्मीर का अकबर जिसको कहा जाता है, जैनुल आबादीन, उसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी कश्मीर की कहानी ही पढ़ेंगे। ठीक, इसी प्रकार मालवा, गुजरात, बंगाल। ठीक, अच्छा, हिंदू राज्य में देखिए, उत्तर भारत में हिंदू राज्य में पूरा राजपूताना हम पढ़ेंगे, ये राजपूताना है, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। फिर उसी आगे उड़ीसा और असम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी कई वंश हैं। अच्छा, इसमें भी जिसको हम पढ़ेंगे, जिस जिस वंश को, वो जो महत्वपूर्ण होंगे उसी को पढ़ेंगे, फालतू की चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से रेलिवेंट है। ठीक, अच्छा, दक्षिण भारत में आइए। दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य रहता है, विजयनगर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। अच्छा, मुस्लिम राज्य में बहमनी है। तो दक्षिण भारत में दो राज्य हैं, एक हिंदू राज्य विजयनगर, एक मुस्लिम राज्य बहमनी। ठीक, अच्छा, विजयनगर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहमनी, ये हिंदू राज्य है, ये मुस्लिम राज्य है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत व उसके आगे ये बहमनी जो है आगे चल के पांच छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। दिल्ली सल्तनत व उसके आगे बहमनी जो है पांच छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। ये समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा, जब आगे हम भक्ति सूफी सब पढ़ लेंगे तो इसके आगे जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो मुगल काल के राजा जो हैं, ये जो छोटे छोटे जो टूटे हुए राज्य हैं दक्षिण के, मुगल काल में क्या होगा कि जो मुगल काल में दक्षिण राज्यों को मुगल राजा जो है अपने में विलय करते जाएंगे। ठीक, तो औरंगजेब इसी क्रम में औरंगजेब जो है बीजापुर और गोलकुंडा को
मिलाता है, मुगल साम्राज्य में मिला लेता है और इसी बीजापुर और गोलकुंडा के चक्कर में औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताता है? दक्कन में बिताता है और वहीं उसकी कब्र भी खुद जाती है। ये सब चीजें मैं हम लोग आगे पढ़ेंगे जब मुगल काल पढ़ा जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें यही है। अब आपको दिख रहा होगा क्या क्या हमको पढ़ना है और ऐसे ही आपको इसको नोट कर लीजिएगा, इसको रटना नहीं है, बस आप जानिए इसको कौन कौन कहाँ है। ठीक, तो ये जो पांच छोटे छोटे राजवंश है, इनको आगे मुगल काल में जितने राजा आते हैं सब इनको मिला लेते हैं। ठीक, इसी चक्कर में जो औरंगजेब रहता है वो गोलकुंडा और बीजापुर को मिलाता है और जीवन के अपने अंतिम वर्ष दक्कन में बिता देता है, वही उसकी कब्र बन जाती है। किसकी? औरंगजेब की। ठीक, ये जब हम मुगल काल पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा। तो ये तो हो गया प्रांतीय राजवंशों की रूपरेखा, एक आउटलाइन, कि आपको अब दिख रहा होगा कि हमको प्रांतीय राजवंशों में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम जौनपुर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये जब सब प्रांतीय राजवंश हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जब पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या पढ़ेंगे? सूफी आंदोलन। अच्छा, भक्ति और सूफी और ये प्रांतीय राजवंश, ये तीनों पढ़ लेंगे तब हम घुसेंगे किसमें? मुगल पीरियड में। ठीक है, तो ये प्रांतीय राजवंश बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको आप ऐसे ही आप अपने कॉपी पे नोट करिएगा, इसको समझिएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप जानिए मुस्लिम राज कौन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में क्या क्या, दक्षिण भारत में क्या क्या। ठीक, सारी चीजें आप समझिए और जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, चाहे वो मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, आप एक एक लेक्चर को सुनिए, चिंतन मनन करिए। ठीक, चिंतन मनन करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। मोर देन सफिशियंट, ये पर्याप्त है। इससे अगर आप ज्यादा की कोशिश आपने किया पढ़ने की तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे। और वही है कि मैं आपको हर लेक्चर में एक चीज बताता हूं आपको कि इतिहास में पढ़ने की कोई लिमिट नहीं। इतनी बार मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ। ठीक, तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से रेलिवेंट है, उसी को पढ़ना है आपको। ठीक, तो आपसे मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू।